नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12वीं के छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 असाइनमेंट द्वितीय कक्षा 12वीं विषय इतिहास के असाइनमेंट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इन प्रश्न उत्तरों का व्यावसायिक दृष्टि से और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन प्रश्नों को विस्तार पूर्वक आप लोग अपने असाइनमेंट कॉपी में बनाइएगा और अपने शिक्षकों के माध्यम से अधिक अंक प्राप्त करिएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मांग के आवश्यक तत्वों को समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, मांग का अर्थ किसी वस्तु को प्राप्त करने से है, किंतु अर्थशास्त्र में वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा मात्र को मांग नहीं कहते, बल्कि अर्थशास्त्र का संबंध एक निश्चित मूल्य व निश्चित समय से होता है। मांग के साथ निश्चित मूल्य व निश्चित समय होता है। मांग कहलाने के लिए निम्न तत्वों की आवश्यकता होती है। जो पहला है, इच्छा। मांग कहलाने के लिए उपभोक्ता की इच्छा का होना अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। अन्य इच्छा की उपस्थिति के बावजूद यदि उपभोक्ता उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता तो उसे मांग नहीं कह सकते। इसलिए इस प्रकार के कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मांग प्रारंभ होने के लिए मन में इच्छा का होना अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। दूसरा, साधन। मांग कहलाने के लिए मनुष्य की इच्छा के साथ ही साथ मनुष्य के पास पर्याप्त धन या साधन होना आवश्यक है ताकि वह अपनी मांग को पूर्ण कर सके। उदाहरण के लिए, एक भिखारी कार खरीदने की इच्छा रख सकता है, परंतु साधन के अभाव में वह इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता और मांग को पूर्ण नहीं कर सकता। तीसरा, खर्च करने की तत्परता। मांग कहलाने के लिए मनुष्य के मन में इच्छा व उस इच्छा की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन के साथ ही साथ उस धन को उस इच्छा की पूर्ति के लिए व्यय करने की तत्परता भी होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। जैसे एक कंजूस व्यक्ति कार खरीदने की इच्छा करता है, उसके पास पर्याप्त साधन भी होते हैं, लेकिन वह धन को खर्च करने के लिए तैयार नहीं होता, तो इसे मांग नहीं कहा जा सकता। अगला पॉइंट है बच्चों, निश्चित मूल्य। मांग का एक महत्वपूर्ण तत्व निश्चित कीमत का होना है, अर्थात किसी उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु का संबंध यदि कीमत से नहीं किया जा सकता तो उस वस्तु की मांग का आशय पूर्ण नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, यदि यह कहा जाए 500 किलो गेहूं की मांग है तो यह अपूर्ण होगा। उसे 500 किलो गेहूं की मांग 3 रुपये प्रति किलो की कीमत से कहना उचित होगा। मतलब मूल्य का निर्धारण होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। निश्चित समय। प्रभावपूर्ण इच्छा जिसके लिए मनुष्य के पास धन हो और वह उसे निश्चित पूर्ति के लिए व्यय करने इच्छुक भी है और किसी निश्चित मूल्य से संबंधित है, लेकिन यदि वह निश्चित समय से संबंधित नहीं है तो मांग का अर्थ पूर्ण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार किसी वस्तु की मांग वह मात्रा है जो किसी निश्चित कीमत पर निश्चित समय के लिए मांगी जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मांग की लोच का अर्थ बता देता हूँ। मांग की लोच का मतलब होता है केवल वस्तु की कीमत में बदलाव आने से उसकी मांग में बदलाव आना। मतलब यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी, और यदि वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांग में जो बदलाव आते हैं उसे मांग का लोच कहा जाता है। यानी कीमत के प्रति उस वस्तु की मांग कितनी संवेदनशील है। यदि कीमत लोच ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि कीमत के बदलने से मांग में बड़ा बदलाव आता है, एवं यदि यह कम है तो इसका मतलब यह है कि कीमत के बदलने से मांग में बहुत कम बदलाव आता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं उपभोक्ता की आय पहले 100 रुपये मासिक से बढ़कर 150 रुपये मासिक हो गई है। इसके साथ ही साथ मान इकाई 10 इकाई से बढ़कर 15 इकाई हो गई है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उपभोक्ता के आय में वृद्धि होने से मांग में भी वृद्धि होती है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, वस्तु की प्रकृति। किसी वस्तु की लोच या मांग उसकी प्रकृति से प्रभावित होती है। विभिन्न प्रकृति वाली वस्तुओं की लोच
विभिन्न होती है। जैसे जब वस्तु अन्न, सब्जी, फल आदि रोज की जरूरत की अनिवार्य आवश्यकता वाली वस्तुएं होती है तो इसकी मांग में मूल्य में बदलाव आने से बहुत कम फर्क पड़ता है, क्योंकि यह चीज़ें लोग अनिवार्य रूप से खरीदते ही हैं। दूसरा है, लेकिन यदि विलासिता की वस्तुएं जैसे एसी, फ्रिज, गाड़ी आदि के मूल्यों में कमी आती है तो उसकी मांग में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, उपभोक्ता की आय। कम आय वाले लोग किसी वस्तु की कीमत कम होने पर ज़्यादा खरीदते हैं और वहीं अमीर लोग ज़्यादा कीमत पर भी उस वस्तु को खरीद सकते हैं। अतः इस वस्तु के किस प्रकार के उपभोक्ता होंगे यह भी उस मांग की लोच पर निर्भर करता है और वह उसको प्रभावित करते हैं। तीसरा है, विकल्प की उपलब्धता। यदि किसी वस्तु के बाजार में कई विकल्प होते हैं तो उसकी मांग ज़्यादा लोचदार होती है। इसके दो उदाहरण दिए गए हैं। यदि इस वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी होती है तो लोग इसके विकल्प खरीदना शुरू कर लेंगे। जैसे यदि पेप्सी के मूल्य में वृद्धि होती है तो लोग कोक खरीदना प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार यदि इसके विकल्प का मूल्य बढ़ जाता है तो ज़्यादा लोग उस वस्तु को खरीदना शुरू कर देते हैं। इस तरह मूल्य के तनिक से भी बदलाव से ऐसी वस्तुओं की मांग में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। चौथा है, वस्तु के मूल्य का स्तर। एक वस्तु का मूल्य किस स्तर का है इसका भी प्रभाव उसकी लोच पर पड़ता है। यदि वस्तु लैपटॉप, टीवी है, इनका मूल्य अधिक होता है जिसके कारण से कीमत में बदलाव इसकी मांग पर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन यदि वस्तु कम कीमत की है तो वस्तु के बदलाव का इसकी मांग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है बच्चों, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के मध्य संबंध को तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो पहले कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता किसी वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि उपभोक्ता वस्तु की m इकाई का उपयोग करता है तो m इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता को उपभोक्ता की कुल उपयोगिता कहा जा सकता है। जैसे कि यदि मान लीजिए, मैं उदाहरण देना चाहूँगा, यदि मैं 10 केले खरीदता हूँ और 10 केले से मुझे 100 उपयोगिता प्राप्त होती है तो उसकी कुल उपयोगिता 100 होगी। इसी प्रकार सीमांत उपयोगिता का अर्थ है, सीमांत उपयोगिता वस्तु की एक इकाई या m+1 इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता का अंतर होता है। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता वस्तु की मांग प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, मैं 10 केले खरीदा हूँ तो हर केले से मुझे 10-10 उपयोगिता मिलती है, तो 10 केले प्लस 10 कर देंगे तो 100 उपयोगिता मुझे मिलेगी। इसी प्रकार सीमांत उपयोगिता में 10 केले के बाद जब अगला 10 बढ़ेगा तो 10 सीमांत उपयोगिता होगी। मतलब हर इकाई के बढ़ने से जितनी उपयोगिता में वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। इसे तालिका के माध्यम से समझाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि जैसे जैसे रोटी की इकाई बढ़ती जाती है उनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। 6वीं रोटी के उपभोग करने पर उसे शून्य उपयोगिता प्राप्त होती है। अतः रोटी के खाने पर उपभोक्ता की भूख पूरी तरह से तृप्त हो जाती है, इसलिए इसे पूर्ण संतुष्टि का बिंदु भी कहा जाता है। 7वीं एवं 8वीं रोटी के उपभोग से ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। यद्यपि उपभोक्ता की कुल उपयोगिता 5 इकाई तक बढ़ रही है, किंतु कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ रही है। 6वीं रोटी के उपभोग करने पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तथा 7वीं एवं 8वीं रोटी का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। देखिए बच्चों, पहली तालिका के अंतर्गत में जो पहला कॉलम है उसमें रोटियों की इकाई दी गई है, दूसरों में कुल उपयोगिता और तीसरे में सीमांत उपयोगिता। मतलब जब मैं पहली रोटी को ग्रहण करता हूँ तो मुझे उपयोगिता मिलती है 10, सीमांत उपयोगिता भी 10 होती है। दूसरी रोटी उपयोग करता हूँ तो मुझे कुल उपयोगिता 8 मिलती है, मतलब मुझे 8 इकाइयाँ अतिरिक्त मिलती है। तीसरी रोटी खाता हूँ तो 24, सीमांत उपयोगिता 26। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते जब मैं 6वीं रोटी खाता हूँ तो मुझे कुल उपयोगिता, अधिकतम उपयोगिता मिलती है 30 और वहाँ पे सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। मतलब 6वीं रोटी में मेरी
कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता अधिकतम और न्यूनतम होती है। इस बिंदु पर मेरी भूख पूर्ण हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी यदि मैं भोजन लेना प्रारंभ रखता हूँ तो 7वीं रोटी से कुल उपयोगिता में भी कमी आती है और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती चली जाती है। इसी प्रकार इसे रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। प्रस्तुत चित्र में OX जो है वो आपका रोटियों की इकाई को बता रहा है और OY जो लंब है वह सीमांत उपयोगिता को दिखा रहा है। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि एक रोटी की इकाई से 10, दूसरी से 8, तीसरी से 6, चौथी से 5वीं से 6वीं से इस प्रकार से बढ़ती हुई जा रही है और 6वीं रोटी से 0 और 7वीं रोटी से -2 उपयोगिता मिल रही है। इस प्रकार का आप लोग रेखा चित्र बना लीजिएगा असाइनमेंट के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मांग के नियम को तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि मांग का नियम होता क्या है। सामान्यतः मांग का अर्थ किसी चीज को पाने की चाह माना जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में यह माना जाता है कि इसमें मांग के पाने की चाह के साथ ही साथ इसका मूल्य भी होता है। जैसे आपको 5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से 10 पेंसिल चाहिए, यह आपकी मांग मानी जाएगी। मांग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। तो पहला है व्यक्तिगत मांग। एक व्यक्तिगत मांग तालिका में केवल किसी एक विशेष व्यक्ति द्वारा निश्चित समय में की गई वस्तु के विभिन्न संभावित मूल्यों पर मांग की मात्राओं की सूची होती है। दूसरा है बाजार मांग। एक बाजार मांग तालिका में किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं होकर बल्कि एक निश्चित समय अवधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसके सभी खरीदारों द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्राओं के कुल उपयोग की सूची होती है। जैसे मान लेते हैं बाजार में केवल 3 खरीदार हैं, तो जो उन तीनों खरीदारों की विभिन्न संभावित मूल्यों का मांग का योग होगा वही बाजार का मांग होगा। यह बाजार की मांग होती है। मांग वक्र, अब मैं इसे रेखा चित्र और तालिका के माध्यम से समझाऊंगा आप लोगों को। मांग की तालिका का रेखा चित्र के रूप में मांग वक्र कहा जाता है। जब हम मांग का मात्रा को रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो हमें एक वक्र प्राप्त होता है जिसे मांग वक्र कहा जाता है। अगले पृष्ठ में मैं आप लोगों को रेखा चित्र बता रहा हूँ। यह रेखा चित्र दिख रहा होगा आप लोगों को। Y लंब पे संतरों की मांग है और X अक्ष पे संतरों की कीमत दी हुई है। जब संतरे की कीमत 1 रुपया होती है तो मांग 1 होती है। जैसे जैसे आय में और कीमत में वृद्धि होती जाती है उसकी मांग में कमी होती चली जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने संतरे के मूल्य एवं मांग को रेखा चित्र पर अंकित किया है। X अक्ष पर मूल्य है तथा Y अक्ष पर उसकी मांग है। यह आप देख सकते हैं कि 5 विभिन्न बिंदुओं को अंकित किया गया है। वे बता रहे हैं कि इतने मूल्य पर कितनी मांग रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मूल्य में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे मांग में कमी आ रही है। यह मूल्य एवं मांग के बीच का विपरीत संबंध को दर्शाता है। धन्यवाद दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आने वाले समय में असाइनमेंट और शिक्षा विभाग संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।